नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर। सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ट्रेल ने हाल ही में अपने सीरीज बी राउंड में करीब 335 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड में मिरे एसिड से लेकर एच&एम ग्रुप और एलबी इन्वेस्टमेंट्स के नाम सामने आए हैं और ये सभी दिग्गज निवेशक हैं। दरअसल ट्रेल ने अपने सोशल कॉमर्स मॉडल को पिछले साल ही लॉन्च किया और टियर 2 टियर 3 सिटीज पर इनकी अच्छी पकड़ बन गई है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेल के को फाउंडर पुलकित अग्रवाल और साथ ही मिरे एसेट वेंचर्स के सीईओ आशीष दवे। आप दोनों का ही स्वागत है एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस फंड रेज। पुलकित, मैं आपसे इस समय यही पहले पूछना चाहूंगी, 335 करोड़ एक साइजेबल अमाउंट है, एक माइलस्टोन ऑफ सॉर्ट्स ट्रेल के लिए। ये बताइए इस फंड रेज का पहला इस्तेमाल क्या रहेगा, प्रीमाइस क्या है इस फंड रेज की? Sure. First of all, thank you for inviting me here on the show. Talking about the fundraise, हम लोगों का मेजर फोकस हमेशा से रहा है कि हाउ वी कुड एम्पावर टीयर 2 टीयर 3 के कंटेंट क्रिएटर्स को सच दैट वो अच्छा कंटेंट बना पाएं और एक लिविंग बना पाएं कंटिन्यूअसली, उसके साथ एंटरप्रेन्योर्स बन पाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस फंड्रेज का बेस यही रहेगा दैट हाउ वी कैन ग्रो आवर कम्युनिटी, हम अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से तेजी से ग्रो कर पाएं, उनको राइट इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स प्रोवाइड कर पाएं ताकि वो एक बेहतरीन कंटेंट बना पाएं एंड लोगों को एंगेज कर पाएं ऑन द प्लेटफॉर्म। द सेकेंड इन्वेस्टमेंट विल गो इनटू AIML। अगर आप देखें तो द होल टेक्नोलॉजी डोमेन इज getting deeper into AI/ML और वहां पर essentially in regional languages there is a huge opportunity। अभी जितने भी एल्गोरिदम्स और जितने भी पर्सनलाइजेशन बने हैं वो जनरली एसेंशियली इंग्लिश लैंग्वेज या फिर वेस्टर्न लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग काफी डीप गए हैं। सो हम लोग टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्ट करेंगे टू मेक श्योर कि हमारे एल्गोरिदम्स काफी रोबस्ट हो, एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो। एंड लास्टली इन बिल्डिंग द टीम, अगर आप देखें सोशल कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन रिगर। अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, आप अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड करते हैं यूजर को एंड उनको एक बेटर एक्सपीरियंस देते हैं देन एनी अदर ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस, देन वो आपके साथ जुड़े रहते हैं एंड दे काइंड ऑफ कीप coming back to you for future purchases. So our effort will be to make an incredible team जो कि ensure करेगा कि consumers के पास best of experience है। ओके, मैं इन डिटेल्स पर आगे आऊंगी जो स्पेशली आप AIML की बात कर रहे हैं, लेकिन आशीष, आप लोगों ने ट्रेल क्यों स्पेसिफिकली पिक किया सोशल कॉमर्स? क्योंकि आप कह सकते हैं भारत के लिए खास तौर से इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट इज यूनिक अबाउट ट्रेल जो आपको लग रहा है कि आगे इनकी ग्रोथ स्टोरी में और बढ़ चढ़ कर बोलने वाला है? थैंक यू हर्षदा एंड थैंक्स पुलकित। सो हमने देखा है ये कि जो कॉमर्स का जर्नी है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, एक हद तक MAU DAU ठीक है। पैसा कैसे बनेगा? पैसा बनेगा कॉमर्स के थ्रू। वो एक नेक्स्ट फेज ऑफ एवोल्यूशन होता है जो हमने देखा है इंडिया में भी। हम उस तरफ मुड़ रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इतना पैसा रेज करोगे इवेंचुअली कॉमर्स होना ही चाहिए, तो ही पैसा आएगा, तो ही रेवेन्यू आएगा, तो ही आपके कंपनीज में वैल्यू क्रिएट होगा। इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स है, इतने सारे आइडिया क्रिएटर्स है। सो हमने देखा है कुछ चीजें चाइना में कैसे प्ले आउट हुई, कुछ चीजें एशिया में कैसे प्ले आउट हुई, कुछ चीज कोरिया में कैसे प्ले आउट हुई, और हमने यहाँ पे भी देखा। और देखा ट्रेल उस एक मोड पे है जहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सकता है, एक नए दौर में जा सकता है। उसके साथ यहाँ पे और क्या हो रहा है कि आज लोगों को ऑनलाइन चीजें खरीदना आसान हो गया है, उनको ट्रस्ट बैठ गया है। पर फिर भी काफी लोग ऐसा है जो प्रोडक्ट देख के खाली कोई चीज खरीदेंगे नहीं, उनको एक असिस्टेड सेल्स मॉडल चाहिए रहता है। आई थिंक वो ट्रेल उस मोड पे है, उस दौर पे है जहाँ पे ये इसको कैपिटलाइज करके इसको काफी आगे लेके जा सकता है। उनका ट्रैक्शन काफी अच्छा रहा है, उनका टीम अच्छी रही है। सो ये सारे चीज देख के हमने ट्रेल में निवेश किया। ये जो आशीष ने जो पॉइंट उठाया कि आपके डेली एक्टिव यूजर्स बढ़ जाएंगे, मंथली एक्टिव यूजर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन फाइनली आप पैसा कैसे कमाएंगे कॉमर्स के जरिए, तो मुझे बताइए आपकी जो करंट DAUs हैं वो कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं अलग अलग ब्रांड्स के लिए, और वो एवरेज टिकट साइज ऑफ कन्वर्जन क्या है? तो जैसे आशीष ने बताया कि अभी हम कम्युनिटी बिल्डिंग फेज में थे पिछले एक साल पहले तक, जहाँ पे हमारे DAUs MAUs काफी ट्रेमेंडसली ग्रो कर रहे थे। एंड नाउ एसेंशियली हमने 8 महीने पहले ये मॉडल लॉन्च किया वेर इन वी एनेबल्ड ऑल दी कंटेंट क्रिएटर्स टू टेक द प्रोडक्ट्स फ्रॉम हमारा जो मार्केट प्लेस है वहां से, एंड उसके बारे में वो बात कर पाए, एजुकेट कर पाए इंडियन यूजर्स को
उनकी ही भाषा के अंदर, सारी भाषाओं के अंदर। सो अभी एसेंशियली हमारा एवरेज टिकट साइज जो है 800 रुपए के आसपास रहता है, विच इज अ वेरी डिसेंट टिकट साइज इन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एंड हमारी जो सेल्स होती है वो अक्रॉस लैंग्वेजेस होती है। हमारी काफी सारी सेल्स साउथ और ईस्ट से आती है, राइट, जहाँ पे लोगों के पास डर्थ ऑफ कंटेंट है, इनफ कंटेंट नहीं है, इनफ एजुकेशन नहीं है अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, बिकॉज उसके अराउंड कंटेंट ही नहीं है। सो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स की पूरी इकोनॉमी है, ये उन्हें एजुकेट कर रही है, उन्हें अवेयर कर रही है, एंड वो ट्रस्ट बिल्ड कर रही है, जिसके वजह से वो आज ये परचेजेस कर पा रहे हैं। ऑन द ब्रांड्स वाला फ्रंट, सप्लाई वाला फ्रंट, अभी हम लोग ब्यूटी और पर्सनल केयर एज अ कैटेगरी के अंदर हैं। आगे जाके हम हॉरिजॉन्टली और स्प्रेड करेंगे इन लाइफस्टाइल कैटेगरीज लाइक फैशन, मॉम्स एंड बेबी केयर, होम केयर एक्सेट्रा। एंड ट्रेल एक गो टू डेस्टिनेशन बन जाएगा लोगों के लिए टू डिस्कवर लाइफस्टाइल ट्रेंड्स एंड आल्सो बाय देम फॉर देयर ओन पर्पसेस। पुलकित, अगर आप मुझे ये भी बता सके, क्योंकि देखिए ये कार्यक्रम ब्रांड्स एक देखते हैं, दूसरे सोशल इन्फ्लुएंसर्स भी देखते हैं, तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा एज जो एक सोशल इन्फ्लुएंसर को मिल रहा है जब वो ट्रेल के साथ जुड़ रहा है? क्या आप कुछ अलग ब्रांड्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं या फिर आपकी रीच एकदम अलग होगी, यूनिक होगी, जो उनके लिए भी एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करेगी? श्योर। सो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हम सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक एनेबलर हैं। जब भी आप एसेंशियली सोशल मीडिया पे जाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, अपनी ऑडियंस गैदर करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो कि इन्फ्लुएंसर को भी होता है कि वो उसे कैसे मोनेटाइज करे। और उसे मोनेटाइज करने के लिए दे हैव टू पार्टनर विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, दे हैव टू काइंड ऑफ क्लोज द डील विद देम। उसके बाद उन्हें डिलीवरेबल देने पड़ते हैं, उसे मेजर करना पड़ता है एनालिटिक्स के थ्रू, और रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करनी होती है। अब ये सारा का सारा प्रोसेस एक इन्फ्लुएंसर का कोर काम नहीं है, राइट? देयर कोर एम इज टू क्रिएट रियली गुड कंटेंट so that they could empower people who are listening to their content to make better decisions, right? हमने वो जो सारा झंझट है वो ऑटोमेट कर दिया है ऑन द प्लेटफॉर्म। एक क्रिएटर जब ट्रेल पे आता है, they can solely focus on creating really good content, अपनी ऑडियंस बनाने पे फोकस कर सकते हैं। सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस एंड सारे प्रोडक्ट्स जो उनको एसेंशियली सेल करने हैं वो ट्रेल उन्हें प्रोवाइड करता है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। और अगर कोई उनसे बाय भी करता है प्रोडक्ट, तो उसकी पोस्ट ऑर्डर जर्नी, राइट, उसको पूरा हमने एसेंशियली स्ट्रीमलाइन कर दिया है। तो एक इन्फ्लुएंसर को ये सारी चीजों के बारे में प्रॉब्लम्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दे हैव टू ओनली फोकस ऑन क्रिएटिंग गुड कंटेंट एंड देन बी एबल टू मेक अ लिविंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो सेल्स कर पा रहे हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। तो एक तरीके से आप ये जान लीजिए कि हमने एनेबलर बना दिया है उनके लिए, जो आज इकोसिस्टम में उनके पास एग्जिस्टेंट नहीं था। आज उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके थ्रू वो ये सारा एंड टू एंड काम आसानी से कर पाए। अब आशीष, द वेरी फैक्ट दैट पुलकित कह रहे हैं कि अलग-अलग भाषाओं में दरअसल वो कंटेंट सर्व किया जाता है, और वही यूनिकनेस भारत की है, क्योंकि इतना बड़ा देश और उसमें कितनी मल्टीपल लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स हैं। क्या आपको लग रहा है वो एक एक्साइटिंग पार्ट है जो लार्जली इस मार्केट में ट्रेल जैसे प्लेयर को अपना दबदबा कायम करने के लिए और बढ़ाने में मदद करेंगे? गोइंग वर्नाक्युलर इंडिया में क्या आपके पास ऑप्शन है? नहीं, यू हैव टू गो वर्नाक्युलर, क्योंकि यू नो एज यू राइटली सेड, वो कहते हैं ना कि कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे बदले वाणी। सो अगर मैं किसी को उनकी भाषा में एक प्रोडक्ट एक्सप्लेन करता हूँ और उनको समझाता हूँ, एक्सेप्टेबिलिटी वो प्रोडक्ट की उनके खरीदने के लिए काफी बढ़ जाएंगी। तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। काफी लोग इस चीज को काफी लेट इम्प्लीमेंट करते हैं, उस कारण थोड़ी कठिनाई होती है उनको स्केल करने में। और मेरे ख्याल से अगर आप लास्ट 10 साल का देख लीजिए, आई थिंक अवेयरनेस काफी बढ़ गई है टेक्नोलॉजी की, फोन की, यू नो। बट आगे का अगला नया मार्केट जो है वो $100 मिलियन यूजर्स के आगे जो अगला है, अगर आपको उसको रीच करना है तो आपको वर्नाक्युलर जाना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई चारा ही नहीं। आशीष, मैं आपसे अब ये भी समझना चाहूंगी, क्या अब यहाँ से अर्लियर स्टेजेस में मेरे का ज्यादा इंटरेस्ट होगा पैसे लगाने का, पॉइंट नंबर 1, ताकि आप उस ग्रोथ जर्नी का एक ज्यादा बड़ा हिस्सा बन सके इन कंपनियों में? एंड व्हिच आर द सेक्टर्स दैट यू आर रियली कीन ऑन बैकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम? हमारा व्यू ये है कि स्ट्रेटजी ऐसी रही है कि हमारे पास मल्टीपल पूल्स ऑफ कैपिटल है। सो एक बड़ा फंड है जो हम ग्रोथ स्टेज के लिए या प्री आईपीओ या लेट स्टेज इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज करते हैं। हमारे पास कुछ फंड्स ऐसे और है, $500 मिलियन वर्थ ऑफ फंड्स है जो मिड स्टेज में इन्वेस्ट करेंगे। और हमने इस साल के शुरुआत में एक अर्ली स्टेज फंड, इंडिया फोकस्ड अर्ली स्टेज फंड सेटअप किया है, जहां से हम
छोटे चेक्स $500,000 से लेके 2 मिलियन तक के निवेश कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि इंडिया एज एन अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफी अपॉर्चुनिटी कभी अच्छी लगती रहेगी, बट एक मेरा व्हीकल है जो खाली बड़े चेक्स दिख सकता है, इस कारण मैं नहीं आ सकता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि मैं अर्ली स्टेज फंड्स के साथ compete करूंगा, नहीं। उनका वो ब्रेड एंड बटर फोकस वही है कि वो अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स करे, वो सी स्टेज इन्वेस्टमेंट्स करे। मैंने इतने सारे पूल ऑफ कैपिटल इसके लिए करके रखे हैं कि कहीं अगर कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी जो हमारे थीसिस में फिट बैठती है, तो हम एक छोटा चेक लिख कर बाद में हमारे दूसरे फंड से हम फॉलो ऑन कर सकते। सेक्टर्स की अगर आप बात करें तो आई थिंक हमारा सेक्टर्स फोकस है फिनटेक, कंज्यूमर इंटरनेट और SaaS। आई थिंक ये 3 सेक्टर पे हम काफी फोकस करेंगे। हमारा मानना ये है कि लास्ट 10 साल में अगर ई कॉमर्स ने शेयर होल्डर्स के लिए इतना रिटर्न जनरेट किया है, या एक सेक्टर ग्रो इतना हुआ है, सो अगला 10 साल जो अगला डेकेड होगा, वहां पे हम फिनटेक और SaaS फाउंडर्स को देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष एंड पुलकित हमारे लिए समय निकालने के लिए। आप दोनों से बात हुई, बहुत बहुत सारी डिटेल आपने ऑफ कोर्स सोशल कॉमर्स और आगे मेरे एसेट वेंचर्स के इन्वेस्टमेंट पर हमारे साथ शेयर की। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हर्षदा, थैंक यू पुलकित। चलिए इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। स्टॉक एज के विवेक बजाज से होगी डिटेल में बातचीत। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। शेयर बाजार में तेजी है और इस तेजी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं रिटेल निवेशक। आप इसे कोविड के दौरान लोगों का नया शौक कहें या फिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को आसान बना रहे एप्स का जलवा। सच यही है कि पिछले साल यानी कि FY21 में 142 लाख नए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बाजार से जुड़े और इस वित्त वर्ष यानी कि FY22 में पहले 2 महीनों में ही 45 लाख नए इन्वेस्टर्स ने अकाउंट खोले हैं। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्टॉक एज के को-फाउंडर विवेक बजाज, जो एक प्राइमरली फिनटेक स्टार्टअप है जो बड़े पैमाने पर ऑफ कोर्स लोगों को सिखा रही है बाजार के बारे में और ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट करना भी आसान बना रही है। विवेक, वेलकम टू आवाज एंटरप्रेन्योर। इट्स एक्साइटिंग टाइम्स। देखिए क्योंकि हर कोई रिटेल निवेशक जो पहले बाजार से दूर भागता था, आजकल शेयर बाजार में कुछ ना कुछ या तो ट्रेड करने आ रहा है या फिर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन रहा है। ये बताइए स्टॉक एज ने अब तक कितने यूजर्स जोड़ लिए हैं? ये जर्नी, ये जो यूफोरिया मार्केट्स में है, उसका कितना फायदा आपका ऐप अपना पाया है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये तो होना ही था। आई थिंक कोविड ने इसको फास्ट ट्रैक कर दिया है, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टर्स का जो डेंसिटी है वो काफ़ी लो था, कंसिडरिंग दी पॉपुलेशन, कंसिडरिंग जो इतना बैंक अकाउंट है हमारे यहाँ पे, तो फिनेंशियल मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम पॉपुलेशन करता था। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रथा चालू हुई, ये डिमोनेटाइजेशन का इसका बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अंदर में। प्लस म्यूचुअल फंड कैंपेन, जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन जो चालू हुआ था, तो ये पूरा प्रोसेस वहाँ से चालू हुआ। और कोविड ऑब्वियसली हैज़ फास्ट ट्रैक्ड एवरीथिंग। हम फिनेंशियल मार्केट डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब गिविंग एक्सेस टू नॉलेज, डेटा, एनालिटिक्स, ये कार्य में हम पिछले 6 साल से लगे हुए हैं। और पिछले 1.5 साल के अंदर में ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी फास्ट ट्रैक ग्रोथ हमको भी हुआ है। तकरीबन 2.5 मिलियन यूज़र्स हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर चुके हैं और तकरीबन 1 मिलियन लोग हैं जो हमारे साथ में एक्टिवली जुड़े हुए हैं, जो कंटिन्यूस बेसिस पे मार्केट को सीख रहे हैं, डेटा का एक्सेस कर रहे हैं, मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, अपने हिसाब से ही मार्केट में पार्टिसिपेट करने का एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। विवेक, लेकिन ये मार्केट बहुत क्राउडेड है, रिटेल निवेशकों की कमी नहीं है, तो शायद आप लोग सबको अलग अलग कुछ कुछ क्लाइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन आप देखिए, जीरोधा है, आपका ग्रो आ गया, अब स्टॉक्स है, सैमको जैसे रिटेल ब्रोकर्स का भी एक ऐप आ चुका है, एंजल इस पर काम कर रहा है, बाकी सब लोग, ICICI सिक्योरिटी कह रहा है कि डिजिटल से ही सबसे ज्यादा ग्रोथ है। तो आपके स्टॉक एज में क्या यूनिकनेस है, ये बताइए। और इस बड़े कंपटीशन के बीच आप फिर कैसे अपने नंबर्स को ग्रो कर पाएंगे, उसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है? तो सबसे पहली बात है कि यही स्ट्रैटेजी है कि मैं ब्रोकर नहीं हूँ और मैं सारे ब्रोकर्स के साथ में काम करूँगा। और हमारा जो कोर है वो है डेटा और एनालिटिक्स।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना कोर पे फोकस करें और वैल्यू एडेड डेटा और एनालिटिक्स प्रोड्यूस करते रहे, ताकि जितने भी ब्रोकर्स हैं उनके कस्टमर्स, उनको अगर हमारा एनालिटिक्स पसंद आता है तो वो प्लग एंड प्ले करके हमारे एनालिटिक्स के थ्रू उस पर्टिकुलर ब्रोकर का ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म यूज़ करके ट्रांजैक्ट कर सकें। तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है ग्लोबली कि ब्रोकर्स एक अलग सेगमेंट हो जाते हैं और वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइडर एक अलग सेगमेंट हो जाते हैं। इंडिया में जब से टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे रूप में डीपली इंटीग्रेट हुई है, तब से ब्रोकर्स के जो मल्टीपल फंक्शंस हैं ये टूट रहे हैं। पहले एक ही ब्रोकर था जो वो रिसर्च भी प्रोवाइड करते थे, ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म भी करते थे, एडवाइजरी भी करते थे, क्लाइंट को सिखाते भी थे। अब क्या हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, तो अब क्या हो रहा है, एक एक एस्पेक्ट के अंदर में स्पेशलाइज्ड पीपल आ रहे हैं। तो ब्रोकर अपना काम करेंगे, ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पे और काम करेंगे, उसको और रोबस्ट बनाएंगे, और हम अपना काम करेंगे वैल्यू एडेड सर्विसेज के रूप में। ओके, तो जब आप वैल्यू एडेड सर्विसेज कहते हैं, दर्शकों की सहूलियत के लिए अगर आप हमें एग्जांपल दे सके, किस तरह का वैल्यू एडेड सर्विस स्टॉक एज के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा जो शायद दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध नहीं है इस समय? जी, सबसे पहला चीज़ है डेटा। अगर आप देखें तो जो क्वालिटी डेटा है मार्केट का, वो हमेशा लिमिटेड प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल है, और जनरली हाई एंड प्लेटफॉर्म जैसे ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, जो कि बहुत एक्सपेंसिव डेटा प्लेटफॉर्म्स है, एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के लिए बहुत इजीली अवेलेबल था हाई कॉस्ट देके। बट हमने सबसे पहला काम किया, हमने डेटा को डेमोक्रेटाइज किया। जहाँ जहाँ से हमको क्वालिटी डेटा मिलता गया हम उसको लेते गए। लेकिन इंडिया के अंदर में डेटा का क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तो हमने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की डेटा की, ताकि जो फाइनली यूज़र के पास में डेटा आए वो क्लीन डेटा आए, ताकि उस डेटा को यूज़ करके वो अपना डिसीजन मेकिंग कर पाए। दूसरा पार्ट हो गया एनालिटिक्स। तो अभी तक जो रिसर्च आइडियाज़ ब्रोकिंग फर्म जनरेट कर रहे थे, वो जनरली उनकी रिसर्च टीम आइडियाज़ जनरेट करते थे। बट अब दुनिया ऐसी हो गई है कि काफ़ी हद तक आइडियाज़ और एनालिटिक्स क्वांटिफाइबल एल्गोरिदम्स के थ्रू क्रिएट हो सकते हैं। तो हमने वो फ्रेमवर्क बना दिया जिसमें चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं, एल्गोरिदम्स हैं जो आइडिया जनरेट कर रहे हैं और उनको आप यूज़ करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो वो इन्वेस्टर जो DIY है, जो खुद अपने हाथ में चीज़ों को लेना चाहता है, उसके लिए हमने पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से सीख भी सकते हैं, क्योंकि मोर देन 200 से ज़्यादा ट्रेनर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए। ईलन मार्केट्स हमारा एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर में ये इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया फाइनेंशियल एजुकेशन का। स्टॉकेज के थ्रू जिनको क्वालिटी डेटा और अनबायस्ड एनालिटिक्स का एक्सेस करना है, वो उस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। तो एनी DIY इन्वेस्टर, जो कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन इंडिया में अब आने वाले दिनों में, वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर एक अनबायस्ड और न्यूट्रल फ्रेमवर्क में एनालाइज करने का मौका मिल रहा है। आपके जो यूजर्स हैं, आपकी यूजर बेस का आप कुछ अंदाजा दे पाएंगे, ये किस एज ग्रुप के हैं? क्या आप ज़्यादा पसंद करते हैं? क्या ये इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं? किस तरह का इस इकोसिस्टम में किस तरह के प्लेयर्स जुड़े हैं? जी, सो ओवरऑल मैं बताऊं तो तकरीबन 60% इन्वेस्टर्स नए इन्वेस्टर्स है जो मार्केट में पिछले 1 से 2 साल के अंदर में आए। 20% जो है वो ट्रेडर्स होंगे जो एक्टिव मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें ऑप्शंस ट्रेडर्स भी आ गए, जिसमें डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स भी आ गए, और बाकी 20% एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि अगर वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो अपना पोर्टफोलियो को ज़रा एक्टिवली मैनेज करें। अगर आप एवरेज एज की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं। ईलन मार्केट्स जो प्रोडक्ट है वो लर्निंग ओरिएंटेड है, तो उसमें एवरेज एज रिलेटिवली लेसर है, तकरीबन 23 साल 24 साल। यंगस्टर्स ज़्यादा है जो कि सीखना चाह रहे हैं हमसे, और अलग अलग देश के कॉर्नर से आ रहे हैं, खाली इंग्लिश नहीं है। हमारे ईलन मार्केट्स पे 9 लैंग्वेज पे हम फाइनेंशियल एजुकेशन कंटेंट बना रहे हैं, तो अलग अलग कॉर्नर ऑफ द कंट्री से लोग आ रहे हैं, ईलन मार्केट्स के साथ जुड़ रहे हैं। वहाँ एवरेज एज कम है। स्टॉकेज एक एनालिटिक टूल है, तो वहाँ ऑब्वियसली एवरेज एज थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज लोग जिनके पास पैसे हैं वो लोग उस टूल को यूज़ करते हैं अपने पैसे पे बेटर रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो वहाँ एवरेज एज तकरीबन 30 के करीब होगा। आपने इनफैक्ट अभी कोटक से भी फंड रेज किए हैं, तो क्या कोटक का किसी तरह का योगदान होगा इस डेटा में? कोई एसोसिएशन होगा, या फिर एक प्योरली इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो आए हैं और आपके बिजनेस को बैक कर रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो मिला ही उनसे, बट कोटक क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उनके एक्सेस बहुत स्ट्रांग है, उनके पास टीम है जो कि ऑलरेडी इस काम में काफ़ी टाइम से लगी हुई है।
तो हम हर सेक्शन के अंदर में जितना वैल्यू एडिशन होगा हम उनसे लेंगे और वो हमसे जितना वैल्यू एडिशन लेंगे। तो एक तरीके का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो है ही, बट साथ में हम लोग दोनों को एक दूसरे की नीड फील हुई, इसीलिए हम लोग जुड़े हैं और यहाँ से हम देश के कोने कोने में जाएंगे और अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू विल मेक श्योर दैट एवरी इन्वेस्टर, be it a Kotak investor or non-Kotak investor, gets the right information access in their handheld. विवेक, फाइनली मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि इस साल के अंत तक या फिर अगले 2 सालों में आप किस तरह के नंबर्स टारगेट कर रहे हैं? आपका बड़ा गोल क्या है? जी, मेरा अभी गोल है कि हमारे पास तकरीबन 20 लाख इन्वेस्टर्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कि इसको 50 लाख इन्वेस्टर तक ले जाए। टारगेट कर रहा हूँ कि इस साल या अगले साल के मिड तक कर पाऊँ ये, और जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स तक हम पहुँचेंगे, ब्रोकर्स भी अपना काम कर रहे हैं और हम ट्राई करेंगे हम ब्रोकर्स के ऊपर पिगी बैंक करें, ब्रोकर्स को ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पे काम करने दीजिए और हम वैल्यू एडेड सर्विसेज पे काम करेंगे। बहुत बड़ा मार्केट है, 7 करोड़ इन्वेस्टर्स अभी तक हैं। ये 7 करोड़ 15 करोड़ आने वाले 5-6 साल में हमको दिखता हो जाएगा। तो ब्रोकर भी रहेंगे और हम भी रहेंगे और ये पूरा इकोसिस्टम रिटेल इन्वेस्टर फ्रेंडली बनने का पूरा एक एस्पिरेशन हम रखते हैं। विवेक, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको और स्टॉक एज की पूरी टीम को। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। हम ट्विटर और फेसबुक दोनों पर हाजिर हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, टेक केयर।